जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि भारत के मीडिया और भारत की एयरफोर्स ने रिसेंटली ये बात की कि जम्मू एयरबेस पे कोई ड्रोन, जो दो क्वाडकॉप्टर्स हैं, उन्होंने हमला किया और वहां पे कुछ जो गड़े पड़ गए बिल्डिंग में एक जगह पे। और उनकी हुकूमत का शायद कहना यह था कि ये हेलीकॉप्टर्स को जो है वो नुकसान देना चाह रहे थे। जारी बात है, ये एक भारत का मौकफ है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया पे भी ये खबरें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पे जरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और बात करने के लिए कर्नल धनवीर सिंह साहब से बात की जाए। मतलब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने बुलाया। थैंक यू। कल संग ये बताइएगा कि ये जो वाकया है ये क्या है। और मैं देख रहा था कि इस तर्ज का पहला वाकया हुआ है कि कभी ड्रोन्स इस तरह मिलिट्री एयरफोर्स बेस में नहीं गए। और ये एयर बेस जो है भी तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो आपकी क्या असेसमेंट है, या आप एज ए फौजी इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो है मेरी असेसमेंट और दूसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है जो शनाख्त कर रही है उसकी रिपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो शनाख्त कर रही है अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तहकीकात और छानबीन जारी है। ये तो रही बात ऑफिशियल स्टोरी की। एज ए फौजी मैं इसको देखता हूं कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है इन टेररिज्म टेकिंग प्लेस इन कश्मीर। ये पहली बार हुआ है कि ड्रोन का इस्तेमाल एक आतंकवादी घटना के लिए इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन कोई नई चीज नहीं है। ड्रोन हमारे पूरी दुनिया में स्पेशली छोटे क्वाड कॉप्टर आज से 10 से 12 साल से ये ओपन मार्केट में मिल रहे हैं, शायद उससे भी पहले से मिल रहे हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल होना ये एक नया डायमेंशन ऐड करता है टू टेररिज्म। और ये टेररिज्म ये शुरुआत है और ये कश्मीर तक ही महदूद रहे ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जो टेररिज्म है वो हमने देखा कि मुंबई में भी था, दिल्ली में भी हुआ और हैदराबाद में भी हुआ। तो टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है, आइडियोलॉजी है। और हमारा ये मानना है कि ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से टेररिज्म होता है जहां भी होता है, इंडिया में खास तौर से होता है, तो इसको हमें टैकल करना है। ड्रोन अपने आप टैकल हो जाएंगे। तो एज ए फौजी मैं इसको ऐसे समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे फौजी इसको जारी बात समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। गो के ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बड़ी बार ये कहा है और कह भी रहा है कि हम सिर्फ कश्मीर इशू को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली भारत का एक शुरू से मौकफ है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दें, तो ये एक पर्सपेक्टिव तो चल रहा है। ठीक है, ये आपका मौकफ है, होना भी चाहिए। एक एज इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क होने आपका जो भी मौकफ होना चाहिए। कल सब ये बताइएगा कि जो एक सवाल है, क्या जो ड्रोन्स हैं, जो इंडिया के ड्रोन्स हैं, जो उड़ रहे होते हैं, जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, और मैं देख रहा था जो HP हेरोन ड्रोन्स हैं जो इसराइल से आपने लिए हैं ऑलरेडी, ये तो अभी जो आप 4 ड्रोन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए मंगवा रहे हैं, इससे पहले भी आपके पास ड्रोन्स हैं तकरीबन 75 जो कि आपकी एयरफोर्स के पास है। टोटल 90 है, जिसमें 75 इंडियन एयरफोर्स। तो क्या वो ड्रोन्स इस तरह की चीजों को नहीं देख सकते, ये बहुत लो चलते हैं? या आपकी क्या असेसमेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, तो कल को देखिए कश्मीरी जो हैं दे हैव देयर राइट। वो अगर उनके मौकफ से देखा जाए तो वो कहते हैं हमारी सरजमीन पे कब्जा किया है, वो लड़ते हैं, वो जो भी करते हैं। तो ये अगर इसी तरह करते रहे तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जो आपके पास ड्रोन्स हैं या आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप उसे कैसे डील करेंगे? आपके दो सवाल हैं। एक सवाल है कि जो इंडियन एयरफोर्स में ड्रोन्स हैं उनसे कोई एक एंटी ड्रोन कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक। और दूसरा आपने कहा कि कश्मीरी, क्योंकि उनका अपना वो है कि वो उसको ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करें। तो अपन आपके दूसरे हिस्से को पहले ले लेते हैं। अगर कश्मीरियों को, ये आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कि कश्मीरी चाहे तो वो ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वो अपने आप पे सुसाइड बेल्ट लगा के अपने आप को फाड़ सकते हैं या गाड़ी में
बम धमाका करा सकते हैं और पुलवामा कर सकते हैं। तो याद रहे कि बलूचिस्तान में बीएलए भी ऐसा कर सकता है, याद रहे कि टीटीपी भी कर सकता है, और याद रहे कि ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज़ादी मांग रही हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं, वो ये काम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान ने इस तरीके का जो जो इंट्रोडक्शन की है इस पूरे खेल के अंदर, इस नई चीज की, इसका ये डबल एज वेपन होगा और इससे बहुत नुकसान होगा। अब आपके पहले सवाल पे आ जाए कि क्या बेसिकली आप ये पूछना चाहते थे कि आपके पास में ड्रोन्स हैं और आप एंटी ड्रोन कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, वो डिटेक्ट क्यों नहीं करे आपने। तो ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि दुनिया के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में मौजूद नहीं है जो लो टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सके, रेडार सिग्नेचर उसका पकड़ सके और उसको टारगेट कर सके। एक दूसरी चीज, अगर लो कॉस्ट ड्रोन को टारगेट करना है, इसमें देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत अमेजिंग है। लो कॉस्ट ड्रोन बाजार में 10,000 से 50,000 तक का आ जाता है, ओपन मार्केट में मिल जाता है। आप उस ड्रोन में 5-6 किलो का एक आरडीएक्स का बम लगाकर आप कहीं भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। उसकी रेंज भी 10-5 किलोमीटर की होती है। अब इसको आप पाकिस्तान से उड़ाएं तो उसके अंदर बहुत खतरे हैं। आप वैसे ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे हैं और उसके बड़े सारे अलग डायमेंशन। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि कश्मीरी टेररिस्ट को आप ये मुहैया कराइए और आप उनसे ये कार्रवाई कराइए। सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान के यहाँ भी बहुत सारे हैं और इंडिया के सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बड़ा काम नहीं है और आपने ये बड़ा काम कर दिया। अब क्या होता है कि जब शर्मो शर्मी काम चल रहा होता है तो चल रहा होता है, जब एक बार पर्दा उठ जाता है तो शर्म और लिहाज जो है खत्म हो जाती है। और ये जो अभी जो नया जो जो, जो डेंजरस जो खेल शुरू किया है, इसमें पर्दा उठ गया है। तो मैं ये बता रहा था कि 10,000 से 50,000 के ड्रोन को अगर आपने ट्रैक करना है तो उसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म के रडार आते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आप चलिए ट्रैक कर लिया आपने, आप ट्रैक कर लिया आपने, इजराइल से टेक्नोलॉजी ले ली, आपने ट्रैक कर लिया, बट उनकी रेंज बहुत कम होती है। और ट्रैक करने के बाद अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है, जैसे स्पैरो मिसाइल है और भी मिसाइल है, तो एक मिसाइल 15 करोड़ की है। तो 15-20 हजार के ड्रोन को उड़ाने के लिए आप 15 करोड़ की एक मिसाइल लगा लें, उसको ट्रैक करने के लिए आप 5-10 करोड़ का रडार लगा लें, और उस रडार को मैन करने के लिए एक पूरी एक शिफ्ट बना लेगी, 2-2 घंटे की मैनिंग हो रही है, फिर एक आदमी को उसको प्रोसेसिंग में लगा दें, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप बना दें सिर्फ एक 10,000 के ड्रोन को तबाह करने के लिए। तो ये बहुत बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का। अमेजिंग गेम खेला है, लेकिन उसने दूर की नहीं सोची। उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं तो कर दूंगा। जी, आप बोलिएगा दोबारा कौन सा। हाँ सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, आप इसको एडिट कर दीजिएगा। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो दूर की पाकिस्तान ने नहीं सोची, उसको ये नहीं समझ में आया कि अगर हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो उसके क्या डायमेंशन होंगे। अब हम लोग आतंकवादी तो सपोर्ट करते नहीं है, तो हम उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी एयरफोर्स में है, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू रिप्लाई। अब इसके अंदर चीमा साहब एक और चीज सोचने वाली है, जो आपका जो न्यूक्लियर जो थ्रेट की जो वो एक जो कहानी, एक जो पर्दा बना के रखते थे, आप लोगों ने उसको खुद ही फाड़ दिया। अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा, और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी टारगेट्स पर होगा, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पे होगा, आतंकवादी लॉन्च पैड्स पे होगा, हाफिज सईद के घर पे होगा, लखवी के घर पे होगा, मुरीद के पे होगा, ऐसी जगहों पर होगा। तो उसको आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब यूनाइटेड नेशंस की ब्लैक लिस्ट में है। तो हम तो टेररिस्ट को के पीछे जाएंगे, और आप उसके 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 एवज में आप न्यूक्लियर धमकी जो देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये
बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन अब ये काम हो गया है और एनआईए की रिपोर्ट आनी है। अभी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन जो अभी जो खबर जो मिल रही है सोर्सेस के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ के आए। मैं पर्सनली मैं इसको मेरे को बड़ा अजीब लगता है इसको बिलीव करना कि ये पाकिस्तान से उड़ के आए। आई एम श्योर ये लोकल टेररिस्ट सेल्स के जरिए यूज किया गया होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से उड़ के आए हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान ने करी है। जी कल साहब, जिस तरह कि आपने ये कहा कि पहले शुरू में आपने बात की कि आप ये कहते हैं कि जो कश्मीर में लोग हैं वो अगर ड्रोन उड़ा रहे हैं और आप पे हमला कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में बीएलए और ये सारी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर का स्टेटस ही पॉलिटिकल और लीगल डिप्लोमेटिक हर लिहाज से उसका स्टेटस ही डिफरेंट है। पाकिस्तान क्यों करके ये कहेगा? मैं समझता हूँ कि चीमा साहब आपकी तरफ से, अब आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, चीमा साहब समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि उसका स्टेटस अलग है, तो क्या पाकिस्तान ये समझता है कि स्टेटस अलग है तो वो दहशतगर्दी फैलाएगा? नहीं, मैं सर बताता हूँ। मैं इसको बताता हूँ कि ये सर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसको रिसेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि ये बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है। आप कहते रहते हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन कल सब किसी ने इस बात को माना। मैं इस बात को मानता हूं कि भारत की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हुई है पिछले कुछ अरसे में, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक कामयाबियां हुई और हमें नहीं हुई। दिस इज व्हाट आई एक्सेप्ट, व्हिच इज अ रियलिटी। लेकिन दैट डज नॉट मीन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट्स हैज चेंज्ड। उसकी नेचर चेंज नहीं हुई, हमारी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ में फर्क ऊपर नीचे हुआ, वो एक और चीज है। लेकिन कल साहब, जो कश्मीर में एक पोजीशन है उसमें अगर द पीपल हैव अ राइट, उनको हक है कि वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। लेकिन बलोचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन टू कंट्रीज एंड देयर इज नो ग्लोबल कन्वेंशन और यूएन चार्टर ऑन बलोचिस्तान वेयर समवन कैन पिक अप वेपन। अगर भारत के अंदर कोई बंदा किसी और टेरिटरी में कोई वेपन उठाएगा और भारत की सरकार के खिलाफ कदम उठाएगा, तो मैं समझता हूं उनको क्रश कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो भारत की सरकार और भारत की सॉवरेनिटी पे बहुत बड़ा हमला, और मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा व्हेन इट कम्स। दिस इज माय पर्सपेक्टिव एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ लीगल, वो उस पर बात कर रहा हूं। हाँ, एक स्ट्रगल है वहां पे उन लोगों की, एक अपनी, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम माजी में करते रहे, हम अब उसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, वो लोग अगर उठते हैं, वो कुछ करते हैं, तो देन दे हैव अ राइट। दिस इज आवर पोजीशन ऑन ऑन कश्मीर। लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे उनको। और ये कश्मीरियों को कल साहब हम पे बड़ा गिला है, वो हमें बड़ी गाली देते हैं इस बात पे कि आप हमें क्यों सपोर्ट नहीं करते, स्पॉन्सर नहीं करते, आप हमें पैसा दें, फंडिंग दें, वेपन दें। लेकिन पाकिस्तान हैज मेड दिस पॉलिसी के इनफ इज इनफ। वी विल जस्ट टेक दिस इशू एज पर लीगल जो तरीके हैं उन्हीं के जरिए लेंगे, बिकॉज इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो माजी में भी बुरे हुए हैं और अभी भी हुए। एक छोटी सी बात कल साहब जो आपने की, दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपने कहा कि आप ने एक ड्रोन का जो शुरू किया है इसका नुकसान हो सकता है। कल साहब, मैं तो चाहूंगा एज अ सिटीजन, मैं कहता हूं कोई मुल्क एंड पर्टिकुलरली भारत तो सोचे भी ना कल साहब कि वो एक इंच भी अंदर आएगा या वहां से टारगेट करेगा पाकिस्तान पे और कहेगा जी ये फलां जगह पे हमने जो हिट किया ये हमारा एक इंटरनेशनल टारगेट था, हम इसको लेजिटिमेट टारगेट समझते हैं। फिर तो ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान के पास भी है, तो फिर ये वाकई पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्योंकि अगर कल साहब आप हमला करें और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, तो मुझे ये बताएं, ये जो वजीर आजम बैठे हैं या जो हमारी आर्मी बैठी हुई, ये किस काम की है भाई? हम तो कौन, ये तो कोई इलेक्शन ना जीत पाए, कोई घर से बाहर ना निकल पाए अगर इंडिया को रिस्पॉन्ड ना किया। एंड सेम इज विद द इंडियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके भी वहां पे इसी तरह का टेम्परेचर है। अगर पाकिस्तान से कुछ होता है तो आप कहेंगे भाई ये जो पाकिस्तान से जवाब आया, ये कुछ किया है, तो इनको जो है वो हिट करना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि अगर कश्मीरी करते हैं तो ये कश्मीरियों के साथ बैठ के आप लोगों को देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के सपोर्ट में कश्मीरी हैं उनकी बहुत कम तादाद है, और अगर आप 100 लोगों में से एक आदमी को AK-47 दे दें तो उसका बोलबाला हो जाता है, उससे दहशत फैल जाती है। और अब वो दहशत वैली में बहुत कम हो गई है, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। कल ही एक पाकिस्तानी आतंकवादी और एक कश्मीरी लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी कल ही मारा गया है।
कल मारा गया है, पता नहीं आज सवेरे मारा गया है, आई थिंक आज सवेरे मारा गया है। तो ये दहशतगर्द के खिलाफ हमारी जंग बड़ी तेजी से चल रही है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमेशा से होता है, पिछले 70 साल से यही हो रहा है। और हर बार ये एट द एंड ऑफ द डे यही प्रूव हुआ है कि पाकिस्तान ने गलती करी। आपने चाहे 47 48 की लड़ाई हो, वो आपने आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज किया। आप ये कहते हैं कि क्योंकि कश्मीर में मुसलमान है इसलिए वो पाकिस्तान होना चाहिए, और हम ये कहते हैं कि वहां पर हिंदू, सिख और मुसलमान सब रहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और हम आपके आइडिया ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट करते हैं। हम कम्युनल लाइंस पर आपको वो जगह नहीं दे सकते, और हम अपने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बिल्कुल डिफेंड करेंगे। आइडियाज के ऊपर ही मुल्क होते हैं, आइडिया नहीं तो मुल्क नहीं। अब आइडिया ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं था, खत्म हो गया, तो इसलिए वहां बांग्लादेश बन गया। अब आइडिया ऑफ पाकिस्तान पंजाब में और बलूचिस्तान में, सिंध में और केपी में चल रहा है, तो तभी आप उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मैं आइडिया ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो हम अपने आइडिया ऑफ इंडिया को डिफेंड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और डिफेंड भी नहीं करेंगे, डिफेंड ही करेंगे, और उसके अलावा जो दुश्मन आइडियोलॉजी है उसको हम तबाह भी करेंगे। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बताऊं कि अगर इसके तार पाकिस्तान से निकले पुख्ता पाए गए, तो आप ये मेरे से नोट कर लीजिए कि इसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान उसका रिटेलिएट करे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा तब तक हम और बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर बड़ा काम करना है और आइडियोलॉजी को टारगेट करना है, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, और उस चीज का बेसब्री से इंतजार होगा। चीमा साहब, इसमें गलतफहमी बिल्कुल मत रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोक टंग से बात करें, एक तरफ आप आतंकवाद को सपोर्ट करें, उनकी फंडिंग करें, उनको हथियार गोला बारूद दें, और दूसरी तरफ से आप बोले कि हम पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, डिप्लोमेटिक देते हैं। आमने सामने बैठकर बात करें। आपने अपने कश्मीर का आइडिया दे दिया, आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है कश्मीर के बारे में वो आपने बता दिया, बट आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, ये वो इलाका है जो आइडिया ऑफ इंडिया है, और हम इसको लेके ही मानेंगे। सो ये एक इशू है आपके लिए, इंटरनेशनल इशू है, ये है वो है, हमें नहीं है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिछले 70 साल से गाना गा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, गाना ही नहीं गा रहे। 65 की जंग आपने इस चक्कर में लड़ ली। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, पाकिस्तान इतना प्रोग्रेस कर रहा था, आपने 65 की जंग लड़के अपना सत्यानाश करना शुरू कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान कभी उठा नहीं। अगर वो 65 की जंग कश्मीर के प्यार में ना करता, तो आज पाकिस्तान अरब ममालिकों के साथ खड़ा होता, बिकॉज आपके पास में लोकेशन है, आपके पास में सी है, आपके पास में पहाड़ है, आपके पास में एक्सेस टू सेंट्रल एशिया है, आपका गजब का इलाका है। और अगर आप लोगों ने जुनूनी तौर पर, और जिसको बोलते हैं ना फेटल लव और फेटल अट्रैक्शन के चलते दिमाग से काम लिया होता और दिल से ना लिया होता, तो आज आपकी तस्वीर अलग होती। लेकिन आपने 65 की जंग इसीलिए कर ली। आपने 71 में जो तमाशा किया उधर बंगाल में, उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क के 2 हिस्से हो गए। फिर कारगिल आपने कर दिया, आपको लगा कि अब हम कर देंगे। आपने यही नैरेटिव था ना कि ये इसमें पाकिस्तान आर्मी नहीं है, इसमें तो मुजाहिदीन है, कश्मीरों की आजादी की लड़ाई चल रही है, तो लोकल लोग हैं, हम तो है ही नहीं। अल्टीमेटली फिर मुशर्रफ साहब को खिसियाना पड़ा, और उनके जब जूते पड़े तो फिर पीछे गए ना। तो ये रहेगा। और चीमा साहब, आई अश्योर यू कि अगर ये जो ड्रोन हमला हुआ है, अगर इसके तार पाकिस्तान से निकलते हैं, मैं अभी भी इस शब्द का यूज कर रहा हूं अगर, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, अगर निकलते हैं तो इसका जवाब इंडिया बिल्कुल देगा। और कैसे देगा ये देखना होगा, लेकिन देगा जरूर। बिस्मिल्लाह कर्नल साहब, हम आपका इंतजार करेंगे। हम आपके पहले भी आपका इंतजार किया और जवाब दे के भेजा था। तो हम तो चाहेंगे कि भारत की जो सरकार है वो
अपने सियासी मकासद के लिए जंग को हवा देती है तो दे, अगर उनको इलेक्शन जीतना होता है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए करना पड़ता है तो वो करें, उनको जारी बात है। हमें पता है 2019 में भी मोदी साहब ने यही किया था। वो जिस प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं वो अखंड भारत का प्रोजेक्ट है। और आप 65 पे आते हैं कल साहब, मैं थोड़ा सा, आपने क्योंकि बात की तो मैं हल्का सा इस पर बता दूं। कल साहब, अगर भारत की ये एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी ना हो, ये अखंड भारत, और आप ये अपने आप को एक्सपैंड ना करें, तो यकीन करके माने, हमें तो आपसे कोई मसला ही नहीं है। ये कश्मीर क्या है, आप कश्मीर को छोड़े, वो तो 47 की बात है ना। कल साहब आज भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें अखंड भारत पे, आज मुझे मेरा ख्याल है राम माधव ये जो के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं या अभी भी हैं आई थिंक बीजेपी के, उन्होंने कहा इसके ऊपर बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा। उसके अलावा कई जो पिछले दिनों उत्तराखंड के आई थिंक सीएम थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे बीजेपी के लीडर कहते हैं कि ये जो छोटे मोटे मुल्क हैं साथ में, हम ये साथ में ला लेंगे, वहां पे अपना जो अपने एक्सपैंड करेंगे। तो हम तो समझते हैं कि आपकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी और कश्मीर पे कब्जा भी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो हम हम कोई आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो अपने आप को दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। हम उस तरह एक्सपैंड नहीं करना चाहते, हम आपको अपने आप को कल साहब, हम सिर्फ अपना दिफा करना चाहते हैं। और अगर आपके इस तरह के डिजाइन 47 ऑनवर्ड ना होते तो हमें इतनी बड़ी फौज और ये सारा कुछ, फिर आप न्यूक्लियर में चले गए, फिर हमें वो भी करना पड़ा। तो हम तो अपनी छोटा सा, मैं कंप्लीट करने लगा सर, कंप्लीट करने लगा। मैं समझ गया आपकी बात। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक्सपेंशनिस्ट हम नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। मैं वही क्लैरिफाई कर दूं। देखो बहुत अच्छा डिस्कशन में इमोशंस और रिटोरिक लाके बड़ा मजा आता है बात करने में, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ लें तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया था महाराजा कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, और उसका जो मुआहदे को तोड़ा था वो जिन्ना साहब ने तोड़ा था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ने वाले जिन्ना साहब थे। कश्मीर के ऊपर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी फौज और कबायली थे। हिंदुस्तान की फौज तो बहुत बाद में गई जनाब, जब आपके फौजी और कबायली बारामूला में औरतों की इज्जत लूट रहे थे और 24 घंटे उन्होंने इज्जत लूटने और लोगों के घरों को आग लगाने में जाया करे। अगर वो जाया ना करते तो शायद श्रीनगर कब्जा कर लेते, लेकिन वो 24 घंटे इतने अहम थे और उस समय महाराजा ने हमको रिक्वेस्ट करी और फिर हम आए। तो पहल हमने नहीं करी, वो पहल आपने करी और उसका खामियाजा आप ही भुगत रहे हैं। एक छोटा सा हमारे को तो जो दुख दर्द है वो है। और जहां तक अखंड भारत का सवाल है, आप राम माधव और इन माधवों को छोड़ें, हम हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी अखंड भारत का ही सपना लेते हैं। हमारा जो कल्चर है वो इंडस वैली से ही आता है और पूरे पंजाब में हमारा पूरा कल्चर लिखा गया है। तक्षशिला में हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं और पेशावर से लेके और कराची तक ये पूरा इलाका हिंदू सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बिल्कुल दिल के करीब है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि अखंड भारत हो, चाहे इसके लिए हमें कुरान क्यों ना पढ़नी पड़े। बिल्कुल सही है। मैं वो आपने बात की ना कि वो 1947 में वो अफरीदी आ गए, कबाइल आ गए और इज्जतें लूट ली। कल साहब 75 साल से इंडिया कश्मीरी खवातीन की इज्जत लूट रहा है, 75 साल से। और ये दुनिया की रिपोर्टें चीख चीख के बोल रही हैं। आज यूएन जनरल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है, जस्ट टुडे राइट नाउ की मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं। यूएन जनरल सेक्रेटरी ये मेरे सामने खुली है, उन्होंने कहा है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया से कि जो पैलेट गन्स हैं वो अगेंस्ट जो कश्मीरी बच्चे हैं उनके खिलाफ ना की जाए। तो इंसानी हकूक की मैं क्या लफ्ज बोलूं इस पे, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, ये रेटरिक हो जाएगी। मैं एक और अच्छा सवाल करता हूं, उस पर फिर हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड भी कर लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव एक ट्रेंड मैं समझना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने एक ट्रेंड को हाईलाइट किया, मैं भी एक ट्रेंड को हाईलाइट करना चाहता हूँ। कल साहब ये तो नहीं है कहीं पे कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है आपके एयरबेस पे जम्मू में, तो क्यों के एलओसी सेटल्ड हो गई है हमारी, दोनों डीजीएमओज ने बड़े केयरफुली बात की है। ऑब्वियसली जब फौजी जाता है बैठक में बैठता है, एक दूसरे को जुबान देता है, तो फौजी फिर उसको ऑनर करता है। दिस इज व्हाट द इंडियन आर्मी डू एज ए ऑनरेबल आर्मी एंड दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी डू एज एन ऑनरेबल आर्मी।
तो क्या ये नई स्ट्रेटजी तो नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में ये तस्वर है और इंडिया में अंदर भी ये तस्वर है, इंडिया के बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने भारतीय फौज को अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया एंड बिपिन रावत साहब उसका आलाकार बने। ये जो ट्रेंड आता है, क्योंकि एलओसी तो ठीक हो गई, एलओसी तो ओके हो गई, अब एलओसी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आपके ताल्लुका ठीक है। तो अभी इस तरह का एक नया ट्रेंड, जिस तरह के ये क्वाड कॉप्टर और इस तरह की, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे आपके क्वाड कॉप्टर मारे हैं और हमारे आईएसपीआर उसकी तस्वीरें भी चलाता है कि ये देखें ये क्वाड कॉप्टर हमने मार गिराया, और जो आपके आते रहते हैं। तो क्या ये नया ट्रेंड तो नहीं है कि एलओसी को छोड़ो और कश्मीर के अंदर अगर कोई इस तरह करे तो ये कह, क्योंकि वो ये कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान से उड़ा है और इस तरह की चीजें, तो ये एक नई तरफ तो नहीं चीजें कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ेगा? देखिए, पर्सनली बोले तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि एलओसी के ऊपर सीज फायर हुआ है। एलओसी के ऊपर सीज फायर भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसके ऊपर जो खर्चा पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा था वो इतना बड़ा था कि उसमें पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत भारी चोट पहुंच रही थी। ऐसा ही हाल 2007 में हुआ था और तब हाथ जोड़ के मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है सीज फायर कर दें। तब भी यही हालत था, इकोनॉमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा था और अब भी बहुत फर्क पड़ रहा था। हमारे मुल्क में बड़ी आसानी से हम लोग जो है पिघल जाते हैं। हम लोग इस बात को सोच लेते हैं कि ओ हमारी जुमा भी एक है और जी हम खाने भी एक खाते हैं और हम कपड़े भी एक से पहनते हैं और हम सब दोस्त हैं और भाई भाई हैं, और इस चक्कर में हम बड़ी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगला जो है वो आपको भाई नहीं समझता, वो तो आपको इंसान भी नहीं समझता। उसकी कुरान में लिखा हुआ है, वो तो कुरान को फॉलो करता है। कुरान में लिखा हुआ है कि भाई तू तो काफिर है, तू तो आदमी नहीं है, तेरे को तो मारना मेरा हक है, तेरे को मारूंगा मुझे शवाब मिलेगा और मैं जन्नत में 72 हूरों के साथ में मजे करूंगा। तो ये तो उसकी सोच है और आप ऐसे ही बेवकूफ बने हुए हैं कि जी ओ हो जबान भी मिल गई और ये भी हो गया वो भी हो गया। तो आप छोटे से उस पे इनिशिएशन पे आपने सीज फायर कर दिया। इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा पाकिस्तान का हो रहा है। सीज फायर करके आपने ड्रोन भेज दिए, तो आपने दुनिया को ये दिखा दिया कि हम पीस चाहते हैं, और आपने चुपके से जो आपकी फितरत है कि पीछे से चाकू भोंक दो, वो आपने कर दिया गेम। तो ये इंडियन आर्मी के जो आला अधिकारी हैं उनकी और जो गवर्नमेंट है आज की, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी है कि उसने पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट को माना और सीज फायर को लागू किया। मान लिया कि हमारा भी नुकसान हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप उस लेवल पर खेल रहे होते हैं, आइडियोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं, तो कुछ जान अपनी निछावर भी करनी पड़ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अपनी आइडियोलॉजी और अपने आइडिया को बचाने के लिए आपको अपनी जान की शहादत देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये भारत की फौज को और ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम नॉट सपोर्टिव ऑफ दिस एलओसी सीज फायर। बिल्कुल ठीक है कल साहब, आप बेशक ना सपोर्ट करें, मैं तो सपोर्ट करता हूं कि ना आपका पैसा इतना दिफा पे खर्च हो। मैं चाहता हूं भारत के लोग भी गुर्बत से निकलें और पाकिस्तान के लोग भी गुर्बत से निकलें। और लड़ाइयां तो बड़ी लड़ ली। मैं अगले दिन ना एक थिंक टैंक पे बात कर रहा था, तो एक बात थी जो मैंने की वहां पे, तो मैं देख रहा था दोबारा उसको, किस मैं वो जो स्टेटमेंट मैंने वहां दी वो ये थी कल साहब के, 7 दिन की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक है 70 साल का लड़ाई का एनवायरमेंट। हम 75 साल के लड़ाई के एनवायरमेंट में हैं। अग इससे तो अच्छा था हम को 75 दिन लड़ाई लड़ लेते, ताकि साड़ी जान छुट जाती, ਤੁਹਾਡੀ भी छुट जाती, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ भी छुट जाती। तो obviously we could have done it, लेकिन unfortunately I would just urge as a good global citizen कि भाई हमें we should not get into this, और अगर ये दोनों ममालिक ने ये स्टेप लिए तो we should appreciate the militaries of both the countries. This is my personal मेरा तो assessment. ये मानना है चीमा साहब कि आपको ये खुशी होगी कि हिंदुस्तान के जो लीडर हैं और जो मिलिट्री थिंकर हैं कितने बड़े बेवकूफ हैं। 71 में आपको ईस्ट पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत ही नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देते, आपको पूरी फौजें वेस्ट पाकिस्तान पे लगा देनी चाहिए थी। वेस्ट पाकिस्तान गिरता तो ईस्ट पाकिस्तान अपने आप आजाद हो जाता और ये पूरा मसला वंस फॉर ऑल खत्म कर देते।
आपने गलत डायरेक्शन में जाके लड़ाई लड़ी। और अगर आप सही डायरेक्शन में लड़ाई लड़ते तो आज इस पूरे खित्ते के लोग बड़े अमनो अमान से रहते। अब आपने बांग्लादेश तो आजाद करा दिया, बांग्लादेशी आजाद हो गए, वो आइडियोलॉजी से उनको छुटकारा मिल गया और वो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा है। अच्छी आप बात। ये देखिए कितना बड़ा उन्होंने एक कारनामा कर दिया। वो इसीलिए किया कि वो आइडियोलॉजी से उसको हमने निजात दिला दी। और हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला, हम अभी भी उस आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं। तो अगर हमने सही डायरेक्शन में लड़ाई लड़ी होती तो आप भी आजाद होते, और जैसे बांग्लादेश आजाद है वो भी आजाद, आप भी होते, आप सब आइडियोलॉजी से फ्री होते और आप सब प्रोग्रेस कर रहे होते। मैं कहता हूं जनाब, आपके पास अभी भी मौका है, होन चाह पूरा कर लो। ओ करो तो सही। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ महाराष्ट्र बह के गुजरात बह के मंसूबे बनाते रहते हैं जनाब। हम तो कहते हैं जनाब अपना चाव पूरा करें, आए सर, हम तो वेलकम करेंगे। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੈਲੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਮਨਸੂਬੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ डेंजरस सिचुएशन बन रही है। एंड खुदा ना करे कि ये हाथ से बाहर निकल जाए। एंड अगेन चीमा साहब, आपका चैनल बहुत ISI वाले भी देखते होंगे और DJI SPR वाले भी देखते होंगे। उनको सोचना चाहिए कि ये कितने बड़े खतरे के साथ में पंगा ले रहे हैं। अभी जैसे इमरान खान ने अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी आने से RSS की आइडियोलॉजी आ गई है और रिश्ते खराब हो गए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुंबई का जब हमला किया था पाकिस्तान ने तब नरेंद्र मोदी भी नहीं थे और ये आइडियोलॉजी भी नहीं थी। खैर बहरहाल, तो ये जब मालूम है, जब इमरान खान को मालूम है कि इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी के सामने खड़े, तो क्यों पंगा लेते हो यार? मैं बताता हूं कल साहब, इमरान खान जो कह रहा है वो आपको बताता हूं, 2019 में हम चाहते थे कि मोदी साहब वापस आए। आपको सच्ची बात बताऊं, बेशक ऊपर से बातें करते थे सारे, मैं बात को कंक्लूड करता हूं, पाकिस्तान चाहता था नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान पावर में आए ताकि दुनिया को पता चले भारत अंदर से किस तरह का है एंड भारत का स्टाइल किस तरह का। ये पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी। और एक और बात, जो आखिरी बात पॉइंट करने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, एक नया ट्रेंड है। हमें खौफ ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को जो कोविड में मामलात खराब हुए हैं, जो पॉलिटिकल ग्राफ नीचे आया, फिर किसान मूवमेंट और ये सारा कुछ, तो नरेंद्र मोदी साहब को पॉलिटिकल कैपिटल वापस लेना है। वो किस तरह लेते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही उनको दे सकता है। वो अंदरून उन्होंने दे दिया है। आपने ड्रोन से शुरुआत कर दी है महाराज, आप ये बात को समझो। नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं आप लोग। आपने भी ड्रोन का काम शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी को एक टूल दे दिया। आप ही ने दिया। आप यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी। नहीं, हम नहीं है। We are the friends for the peace. Thank you very much, Colonel Danveer Singh साहब, for your time and for giving us a perspective from across the border. बहुत शुक्रिया सर।